नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में। निकोलो मैकियावेली की सबसे पहले हम लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे, उन्होंने किस किस महत्वपूर्ण बुकों की रचना की उसे देखेंगे, उनकी मेथड ऑफ स्टडी क्या थी, उन्होंने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था उसे समझेंगे, और फिर उनके जो भी थॉट्स हैं, जो भी राजनीतिक विचार है, उन सब का अध्ययन हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। उनके राजनीतिक विचारों की बात करें तो मानव स्वभाव संबंधी विचार, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण का विचार, राज्य संबंधी विचार, विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार और शासन कला संबंधी जो विचार हैं, ये महत्वपूर्ण विचारों में से हैं। इन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्यों कहा गया है। और साथ ही लास्ट वीडियो जो होगी वो MCQ से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगी। ये जो MCQ की जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड, वो अलग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को। तो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड था वो 1469 से 1527 रहा है। उनका जन्म 3 मई 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। उनके पिता जो कि एक वकील थे, उनका नाम था बेरनार्डो दी निकोलो मैकियावेली। माता, उनका नाम था बर्टोलोमिया दी स्टेफनो नेली। मैकियावेली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन लैटिन भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वहाँ की तात्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो 500 से 1500 तक वहाँ मध्ययुग चल रहा था, और उस समय ईसाई धर्म का काफ़ी वहाँ पे बोलबाला था। पादरी जो थे, पोप जो थे, उन्होंने वहाँ दबदबा बना रखा था, और जो राज्य था वो चर्च के नीचे आ चुका था। पादरी और पोप ने इतना अपना दबदबा स्थापित कर लिया था कि चर्च को उन्होंने सर्वोच्च बना दिया था और राज्य को चर्च के नीचे ला दिया था। 1400 के बाद पोप के खिलाफ धीरे धीरे आवाज़ें उठने लगी, लोग समझने लगे उन्हें, और जब आवाज़ें उठने लगी तो नवजागरण की शुरुआत हुई। और इसी काल में फ्लोरेंस प्रांत में मैकियावेली का जन्म हुआ, और जिसने बाद में नए ढंग से राजनीति का अध्ययन भी किया। मैकियावेली के समय इटली जो था वो 5 भागों में विभाजित था। एक नेपल्स राज्य, मिलान, रोमन चर्च का राज्य, वेनिस और एक फ्लोरेंस, जिसमें मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो उस समय मैकियावेली के समय इटली 5 भागों में विभाजित था, जिस कारण से आंतरिक ही संघर्ष चलता रहता था, और इसका फ़ायदा उठाते थे फ्रांस और स्पेन। वो समय समय पर फ्लोरेंस में, इटली में आक्रमण करते रहते थे। 1494 तक फ्लोरेंस में मेडिसी परिवार की सत्ता थी। लेकिन 1494 में रिपब्लिक गवर्नमेंट द्वारा मेडिसी परिवार को तख्ता से हटा दिया गया, तख्ता पलट हो गया, और राजा लोरेंजो जो कि मेडिसी परिवार के थे उन्हें भगा दिया गया। और जब रिपब्लिक गवर्नमेंट सत्ता में आई तब मैकियावेली की उम्र 29 वर्ष की थी, और रिपब्लिक गवर्नमेंट द्वारा उन्हें सेकेंड चांसलर का पद दिया गया था, और बाद में उनकी प्रतिभा को देख के उन्हें 10 ऑफ वॉर कमेटी का भी मेंबर बना दिया गया, और आगे चलकर उन्हें राजदूत भी बना दिया गया था। जब वो राजदूत बन गए थे, मैकियावेली जब राजदूत बन गए थे, तो उस क्रम में वो कई देशों विदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था, और विभिन्न यूरोपीय देशों में वो करीब 23 बार दूत भी नियुक्त किए गए थे। और इसी क्रम में वो मिले लुई 12वें से, बिशप सोर्सी से, सीजर बोर्गिया के दरबार में वो मिले, वहाँ जाने उन लोगों को, और वहाँ की जो कूटनीति दांवपेच होती है उसे काफ़ी उन्होंने नज़दीक से देखा। राजनीतिक षड्यंत्रों का अध्ययन का उन्हें अच्छा अवसर मिल गया था इन दरबारों में जाने की वजह से। 1512 की बात करें, 1512 में स्पेनिश आर्मी की हेल्प लेकर मेडिसी परिवार फिर से सत्ता में आ जाती है, और रिपब्लिक गवर्नमेंट को सत्ता से हटा देती है। स्पेनिश आर्मी की हेल्प लेकर मेडिसी परिवार फिर से सत्ता में आ जाती है, और रिपब्लिक गवर्नमेंट को सत्ता से हटा देती है। मेडिसी परिवार जब सत्ता में आती है तो सबसे पहला जो उसका काम होता है वो होता है कि रिपब्लिक गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें वो पद से हटाकर जेल में डलवा दिया जाता है मेडिसी परिवार के द्वारा।
अब इन कर्मचारियों में मैकियावेली भी थे। मैकियावेली भी रिपब्लिक गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, तो उन्हें भी मेडिसी परिवार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप उन पर लगाकर उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बाद में जब आरोप साबित नहीं होता है, जब मैकियावेली पर आरोप साबित नहीं होता है, तो उन्हें इस शर्त पर रिहा कर दिया जाता है कि वो फ्लोरेंस में ना रहें, फ्लोरेंस के बाहर क्षेत्र में जाकर रहें, और इसी शर्त पे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद मैकियावेली जो है वो अपने पुश्तैनी घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी शेष जीवन काल वहीं व्यतीत करते हैं। और वहीं पे उन्होंने अपनी बुक जो थी फेमस बुक द प्रिंस डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये सब सारी बुक उन्होंने अपने पुश्तैनी घर में ही लिखा था उन्होंने, और फिर बाद में वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये उनकी लाइफ हिस्ट्री और कुछ तात्कालीन परिस्थितियाँ थी वहाँ उस समय की। अब ये W.A. डनिंग हैं, जिन्होंने अपनी रचना ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंशिएंट एंड मेडाइवल में लिखा है कि मैकियावेली जो है वो अपने युग का शिशु है। डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। उन्होंने अपनी रचना ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंशिएंट एंड मेडाइवल में ये बातें लिखी हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से मैकियावेली ने तात्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया था और फिर उन समस्याओं का समाधान ढूंढा था, इसी कारण से उन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। फिर बात करें, मैकडॉनल्ड ने कहा था कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था। ये सब कथन जो हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैकडॉनल्ड ने कहा था कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था। फास्टर का कहना था कि मैकियावेली राजनीतिक शास्त्र में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। मैकियावेली राजनीति शास्त्र में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। इस तरह के कई विद्वानों ने कई बातें उनके बारे में बतलाई थी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट को ही इसमें ऐड की हूँ। अब देखते हैं उनकी महत्वपूर्ण बुक को, उनकी रचनाओं को देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुकों की रचना की थी। फ्रेंड, बुक से रिलेटेड मैंने अलग से थिंकर्स के बुक्स की अलग वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ मैं एक दो बुक को ही डिटेल में बताऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है उसमें। तो उनकी जो सबसे फेमस बुक है मैकियावेली की, वो है द प्रिंस, जो कि उसमें उन्होंने राज्य का जो निर्माण, उसके विस्तार, उन सब के बारे में डिटेल में उसमें उन्होंने बताया है। और ये जो बुक है इसमें 26 अध्याय है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावेली का जो द प्रिंस बुक है वो उसमें 26 अध्याय हैं और इसे 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग में राजतंत्र की बात की गई है, सेकेंड भाग में भाड़े की सेना और नागरिक सेना की बात की गई है, और सेकेंड भाग में राजदर्शन की व्याख्या की गई है। तो द प्रिंस जो है उसमें की गई। ये जो द प्रिंस है इसमें उन्होंने जो चर्चा की है वो बोर्जिया एक शासक हैं जो काफ़ी निरंकुश शासक हैं, और उनकी जो व्यवस्था थी, निरंकुश की जो व्यवस्था थी और जिस तरह से उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को चलाया था, उससे मैकियावेली काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने अपने द प्रिंस में उसे ही नायक बनाया है, उसी की तरह उन्होंने उसे नायक बनाया है। और ये जो बुक है उन्होंने लॉरेंजो दी मेडिसी को संबोधित करके दिया था। बात करें उनके नेक्स्ट बुक द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी की, तो ये भी काफ़ी उनकी फेमस बुक है और इसमें उन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था का इसमें समर्थन किया है। और मानव स्वभाव जो है उसकी भी चर्चा उन्होंने इन दोनों ही बुक में मानव स्वभाव की भी चर्चा की है। फिर उनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बुक थी जिसमें द आर्ट ऑफ वार, लाइफ ऑफ कस्टिसियो, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मैंड्रागोला एंड बेल्फागोर, ये उनकी महत्वपूर्ण बुक्स रही है। अब देख ले, और द गोल्डन एस भी है उनकी महत्वपूर्ण बुक। अब देख लेते हैं उनकी मेथड ऑफ स्टडी को कि उन्होंने किस किस अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो उनकी जो अध्ययन पद्धति थी, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति भी थी उनकी। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को ही आधार बनाया था और जो भी तात्कालीन घटनाएं उस समय घटित हो रही थी, जैसे फ्रांस और स्पेन जो आक्रमण कर दे रहे थे, इन सारी बातों को ही उन्होंने आधार बनाया था और उसके आधार पर उन्होंने जो अध्ययन किया था, इसके कारण उनकी जो पद्धति थी वो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कहलाई थी। बात करें विश्लेषणात्मक पद्धति की, तो मैकियावेली ने जिस तरह से घटनाओं को उसके क्रम के आधार पर सजाया था और फिर उसको विश्लेषित किया था और फिर निष्कर्ष जो उन्होंने निकाला जिस तरह से, इसी के कारण उनकी जो पद्धति थी वो विश्लेषणात्मक पद्धति भी कहलाई। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति या निरीक्षणात्मक पद्धति कह लीजिए,
इसमें जो उन्होंने अपनी जो खासकर जो उनकी बुक है द प्रिंस, जो उनकी बुक है, उसमें उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है और उनका उद्देश्य जो है उस समय की जो समस्या जो चल रही थी उसका हल निकालना था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाओं को यथार्थवादी रूप में निरीक्षण किया था, इसकी वजह से उनका जो अध्ययन पद्धति था वो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति भी था। फिर उन्होंने व्यवहारिक पद्धति का भी प्रयोग किया था, वैज्ञानिक पद्धति भी का भी प्रयोग किया था और उनके व्यवहारिक और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करने के कारण ही उन्हें आधुनिक विचारक भी कहा गया। तो ये उनकी अध्ययन पद्धति थी। अब बात कर लेते हैं उनके विचारों की, उनकी थॉट की, कि उन्होंने किस किस महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों की बात की थी। तो उनके सबसे महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो है मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है ये मैकियावेली के संपूर्ण जो विचार हैं उसका आधार कह लीजिए, ये आधार है मानव स्वभाव संबंधी विचार। उन्होंने जितने भी अध्ययन बताए हैं, राज्य हो, उन सब का आधार ये मानव स्वभाव संबंधी विचार ही है उनका। मैकियावेली जो हैं उन्होंने अपने दोनों बुक प्रिंस और डिस्कोर्सेस, इन दोनों में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। डिस्कोर्सेस में उन्होंने मानव के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुणों की बात की है। उसमें वो 2 गुण जो कि नकारात्मक और सकारात्मक है और 3 तत्व जो कि प्रेम, भय और धनोपार्जन है, इसका अध्ययन वो इसमें वो करते हैं। मानव स्वभाव संबंधी अध्ययन डिस्कोर्सेस में वो करते हैं। फिर द प्रिंस जो है, उनकी जो बुक है द प्रिंस, उसमें भी वो मानव के स्वभाव की बात करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने केवल नकारात्मक गुणों की चर्चा की है। द प्रिंस में मैकियावेली ने मानव के नकारात्मक गुणों की चर्चा की है। प्रिंस के जो 17वें अध्याय हैं उसमें वो मानव को लालची, दुष्ट, स्वार्थी, दुष्कर्मी, कामुक, पाखंडी, आलसी मानते हैं। 17वें अध्याय में वो कहते हैं कि मानव जो है वो दुष्ट है, लालची है, स्वार्थी है, दुष्कर्मी है, कामुक है, पाखंडी है और आलसी है। जितनी भी जो नेगेटिव चीज़ है वो मानते हैं कि मानव का जो भी नेगेटिव गुण होना चाहिए वो सब मानव में होता है, उसे वो बहुत ही नकारात्मक गुणों का भंडार बताते हैं। वो कहते हैं कि मानव जो भी करता है, मानव जो है वो जो भी करता है वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए करता है और धन के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। मानव जो भी करता है वो केवल अपने लाभ के लिए करता है और धन के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि मनुष्य अपने पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपनी पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है। मनुष्य जो है वो अपनी पिता की मृत्यु को तो बहुत सरलता से भूल जाएगा, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है अगर उसकी हानि हो गई तो उसे वो जल्दी नहीं भूल सकता। तो इस तरह की बातें उन्होंने की है मानव स्वभाव के बारे में। वो कहते हैं कि मानव जो है वो स्वभाव से स्वार्थी है और इसीलिए राजनीति में भी वो कहते हैं कि मानव तो स्वभाव से स्वार्थी है, इसलिए राजनीति में भी नैतिकता की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नैतिकता की आवश्यकता ही नहीं है। शासक को चाहिए कि वह प्रजा को सख्ती से नियंत्रित करे और यही उनका आधार रहा था बाकी सारे विचारों में। तो नेक्स्ट विचार देख लेते हैं, उनका है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण का विचार। ये काफ़ी उनका महत्वपूर्ण ये विचार है, थ्योरी है उनकी, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण का विचार। मैकियावेली जो है उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो देन है, मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वो उनका राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण ही था। उन्होंने कहा था कि नैतिकता जो है, नैतिकता और राजनीति जो है वो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और जैसे कि राजनीति राज्य से संबंधित है तो नैतिकता व्यक्ति से संबंधित है। जबकि प्लेटो और अरस्तु ने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को पृथक कर दिया है उस तरह से और किसी भी विचार ने नहीं किया था। फिर बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा तर्क दिया था राजनीति को धर्म से अलग किस तरह से उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। उनका तर्क था कि राजनीति में जो है वो साध्य ही साधन का औचित्य है। वो कहते हैं कि उनका मत था, मैकियावेली का मत था कि जो सांसारिक जो भी सफलता होती है, सांसारिक सफलता, तो मैकियावेली का मत था कि सांसारिक सफलता जो है उसमें सबसे बड़ा जो सांसारिक सफलता ही सबसे बड़ा साध्य है
सांसारिक सफलता ही सबसे बड़ा साध्य है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी अनैतिक साधन आवश्यक है। वो कहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए न्याय, अन्याय, दया, क्रूर ये सब का भेद बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और वो उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि सही राजा वही है जो शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक हो। तो उनका कहना था कि राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। और फिर उन्होंने बात की थी कि नैतिकता का उन्होंने दोहरा मापदंड रखा था। उन्होंने जो नैतिकता का पृथक्करण किया था, राजनीति से धर्म और नैतिकता का जो पृथक्करण किया था, उसमें नैतिकता का उन्होंने दोहरा मापदंड रखा था, एक तो राज्य के लिए और दूसरा व्यक्ति के लिए। उनका कहना था कि जो व्यक्ति है उसके लिए राज्य का आज्ञा पालन करना ही व्यक्ति का धर्म भी है और नैतिकता भी है। लेकिन राज्य के लिए वो कहते हैं कि राज्य के लिए किसी भी धर्म और नैतिकता को नहीं मानना चाहिए। राज्य को किसी भी धर्म और नैतिकता को नहीं मानना चाहिए। राज्य को इस बात का अधिकार है कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी साधन उचित हो उसका वो प्रयोग करे। तो उसे नैतिकता से पृथक रखा गया था। उनका कहना था कि राज्य को किसी भी धर्म और नैतिकता से के बंधन में नहीं रहना चाहिए। राज्य को इस बात का अधिकार है कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राज्य की भलाई के लिए वो जो भी साधन उचित हो उसका वो प्रयोग करे। फिर उन्होंने राजनीति और धर्म, इसमें भी उन्होंने वही बातें की थी जो उन्होंने नैतिकता के लिए कही थी। उनका मानना था कि यदि राज्य की सुरक्षा जो है वो राज्य की सुरक्षा को खतरा हो धर्म से, यदि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो न्याय, अन्याय, दया, निर्दया इन सब पे विचार किए बिना जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन सब को रौंद देना ही उचित है। मैकियावेली का ये कहना था कि धर्म अगर राजनीति या राज्य के कार्य में बाधा अगर बनने लगे तो राज्य की सुरक्षा के लिए न्याय, अन्याय, दया और जो दया, निर्दयता जो भी है उन सब का बिल्कुल भी विचार न करें और राजा को चाहिए कि वो धार्मिक मान्यताओं को रौंद दे। तो उनका ये विचार था और इस प्रकार उन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया था। अब बात करते हैं उनके राज्य संबंधी विचार, उनके स्टेट के प्रति जो विचार थे, व्यू थे, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने राज्य की प्रकृति और उनकी नेचर की बात की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य जो है वो मानवकृत संस्था है। राज्य जो है वो दैवीय संस्था नहीं है, वो मानवकृत संस्था है जो मनुष्य की आवश्यकताओं का परिणाम है। और एक बात, जो ये मैकियावेली का जो राज्य संबंधी विचार है ये हॉब्स की से काफ़ी मिलता जुलता है। जिस प्रकार हॉब्स ने समझौतावाद में जो बातें की थी, मैकियावेली भी वैसी ही बातें करते हैं। और वो बताते हैं कि ये मनुष्य के बल का परिणाम है, मनुष्य की आवश्यकताओं का परिणाम ही राज्य है। फिर वो बात करते और राज्य को वो व्यक्ति से सर्वोपरि मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य को वो व्यक्ति से सर्वोपरि मानते हैं। फिर वो राज्य के विस्तार की बात करते हैं। मैकियावेली जो है सो साम्राज्यवादी राज्य के समर्थक थे। उनके अनुसार वही राज्य उत्तम है जिसके क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहता है, वही राज्य उत्तम है, वही राज्य सही है। फिर मैकियावेली जो हैं वो जो राज्य को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था। मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य में वो कहते हैं कि जो राज्य निरंतर संघर्ष में लगा रहता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहता है और गतिशील रहता है, तेजस्वी रहता है और उसके जो नागरिक होते हैं वो भी एकता में बंधे रहते हैं, संघर्ष खुद आपस में ही संघर्ष नहीं करते हैं, तो वो जो राज्य है वो स्वस्थ राज्य है। दूसरा वो बोलते हैं अस्वस्थ राज्य। अस्वस्थ राज्य में वो कहते हैं कि जो राज्य शिथिल होता है और जिसके व्यक्ति जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो अपने ही स्वार्थों के लिए लड़ाई करते हैं, आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं और राज्य में उन्हें राज्य की एकता की कोई चिंता नहीं होती, तो ये जो राज्य होता है वो अस्वस्थ राज्य कहलाता है। फिर वो क्लासिफिकेशन बतलाते हैं, वर्ग तंत्र बताते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। वो कहते हैं कि मैकियावेली जो हैं वो अरस्तु की तरह ही, जिस प्रकार अरस्तु ने बतलाया था राज्य का वर्गीकरण उन्होंने किया था जिस प्रकार, उसी तरह वो भी राज्य का वर्गीकरण करते हैं, 6 रूप में उसे बतलाते हैं।
शासन का शुद्ध रूप और शासन का अशुद्ध रूप, विकृत रूप के तरह उन्हें बताते हैं। जैसे राज्यतंत्र, राज्य का शासन का शुद्ध रूप है और उसका अशुद्ध रूप, विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। कुलीन तंत्र शुद्ध रूप है और उसका विकृत रूप है धनिक तंत्र। प्रजातंत्र शुद्ध रूप है और उसका विकृत रूप है समूह तंत्र। और अरस्तु के भांति ही जिस प्रकार अरस्तु ने चक्रीय सिद्धांत की बात की थी, उसी प्रकार मैकियावेली भी चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। वो बताते हैं कि राज्यतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, निरंकुश के बाद कुलीन तंत्र, कुलीन के तंत्र के बाद फिर से राजतंत्र। ये जो चक्र है, ये चक्र है सो निरंतर चलता रहता है। फिर बात करें कि उन्होंने इस बात की तो 6 तरह के राज्य की तो बात की, एक शुद्ध रूप में और 3 अशुद्ध रूप में, विकृत रूप में उनकी बात की। लेकिन उनके अनुसार कौन सा राज्य जो है वो सही है, किस राज्य की उन्होंने बात की है। तो जो मैकियावेली जो है वो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने राजतंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ माना है, गणतंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ माना है और उसके मिश्रित रूप का उन्होंने, स्पेशली उसके मिश्रित रूप का उन्होंने समर्थन किया है। वो ऐसे राजतंत्र का ही समर्थन करते हैं जिसके जो राजा हैं वो जनता द्वारा उसको चुना गया हो। वो जो है मैकियावेली जो है वो राजतंत्र को भी वो कहते हैं कि आवश्यक हो, अगर साधारण अवस्था में तो राज्य में गणतंत्र की ही स्थापना होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़े तब राजतंत्र की आवश्यकता अगर हो तो राजतंत्र की स्थापना उस राज्य में होनी चाहिए। लेकिन कुलीन तंत्र को वो सबसे भ्रष्ट मानते हैं। बोलते हैं कोई भी शासन हो जाए इन दोनों में से, लेकिन कुलीन तंत्र का शासन ना हो, वो इसे सबसे भ्रष्ट मानते हैं। मैकियावेली ने अपनी जो बुक है उनकी प्रिंस, उसमें उन्होंने राजतंत्र की बात की है और उनकी जो दूसरी बुक है डिस्कोर्सेस, उसमें उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया है। तो ये था उनके राज्य संबंधी विचार। अब देख लेते हैं उनके विधि निर्माता और विधि संबंधी विचार को। मैकियावेली का मानना था कि राज्य द्वारा जो है वो नागरिकों के आचरण पर कानून का नियंत्रण भी आवश्यक है। उन्होंने मानव स्वभाव का अध्ययन किया था और उन्हें पता था कि मानव स्वार्थी, लोभी है। तो इसी आधार पे वो कहते हैं कि नागरिकों के आचरण पे कानून का नियंत्रण आवश्यक है, वो आवश्यक मानते हैं। और साथ ही वो बोलते हैं कि सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो अवैध हिंसापूर्वक कार्य जो है उसे भी रोकने के लिए कानून आवश्यक है, उसे भी रोकने के लिए वो कानून की आवश्यकता को मानते हैं। उनका कहना था कि राजतंत्र जो है अस्थाई इसीलिए ही है क्योंकि वह कानून के मर्यादाओं के अनुसार कार्य करता है। उनका मानना था कि राजतंत्र भी इसीलिए अस्थाई होता है क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं जो वो कानून के अनुसार रह के करता है। फिर उनकी जो दूसरी धारणा थी कि समाज में जो विधायक होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए यदि राज्य भ्रष्ट हो जाता है तो उसका सुधार संभव नहीं है। अगर अच्छे विधायक रहेंगे तो राज्य जो है वो भ्रष्ट नहीं होगा क्योंकि वो श्रेष्ठ विधायकों के हाथ में उसकी सत्ता होगी। तो वो इस आधार पर वो उन्होंने विधि की भी बात की है कि विधि भी होना चाहिए, कानून की भी आवश्यकता है। और साथ ही जो विधि निर्माता जो हैं, श्रेष्ठ विधि निर्माता जो हैं, विधायक जो हैं, उनकी भी वो बात करते हैं। तो ये थी उनकी लॉ संबंधी विचार। अब बात करते हैं कि शासन कला संबंधी विचार। मैकियावेली जो हैं उन्होंने कुछ शासन कला संबंधी विचार दिए थे। प्रिंस को एक टिप कह लीजिए, टिप दिया था उन्होंने कि ये इन गुणों का होना चाहिए एक राजा में। तो प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने राजा के आचरण के सिद्धांत और कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया था। देखिए इन सब चीज़ों को भी नोट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के एग्जाम में। तो प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने राजा के आचरण के सिद्धांत और कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि निष्ठुरता पूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए। मानव का व्यवहार का जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया था, नकारात्मक रूप में जो उन्होंने वर्णन किया था, उसके आधार पर वो कहते हैं कि निष्ठुरता पूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए, एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना रखना चाहिए, युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए। राजा का आचरण युद्ध की कला में उसे निपुण होना चाहिए, जनता में उसे लोकप्रिय होना चाहिए, प्रेम की उपेक्षा भय का पात्र होना चाहिए ताकि उससे डरे लोग,
प्रजा की संपत्ति तथा औरतों से दूर रहना चाहिए, चरम गोपनीयता का पालन करना चाहिए, सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर लोमड़ी और शेर का खेल भी खेलना चाहिए। लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए और शेर की तरह शक्तिशाली भी होना चाहिए, और उसे अच्छा परोपकारी दिखाई देना चाहिए, अच्छा परोपकारी भी उसे दिखाई देना चाहिए। वो भले परोपकारी ना हो, मन से परोपकारी ना हो, लेकिन उसे जनता के सामने परोपकारी दिखाई देना चाहिए। अपने आप को वैसा वो प्रेजेंट करे, ऐसा बना के वो रखे। फिर वो उसे अवसरवादी होना चाहिए और चाटुकारों से बच के रहना चाहिए। और सुनना सबकी चाहिए, परंतु करना अपनी मनमर्जी की चाहिए। राजा को सबकी सुनना चाहिए, सभी की बातों को वो गौर से सुने, लेकिन अपने राज्य के हित के लिए अपनी मनमर्जी से ही कार्य करना चाहिए। और लास्ट जो है वो विस्तारवादी होना चाहिए। एक राजा की जो नीति होती है वो विस्तारवादी होना चाहिए, राजा का आचरण विस्तारवादी होना चाहिए। तो ये था उनके राजनीतिक विचार। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।